फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक है। देखिए पूर्णतः यहाँ पर दे रखा है, यानी पूर्ण रूप से कौन सा जो है हमारी हेरिडिटी से हमें मिला हुआ है। आँखों का रंग, बिल्कुल सही बात। जो हमारी आँखों का रंग है ये क्या है, पूर्ण रूप से हमारी हेरिडिटी से। क्या इसमें हमारे इन्वायरमेंट का रोल होता है? नहीं, ठीक है, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। जो हमारी आँखों का रंग हमें मिल गया ये जीवन पर्यंत रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से हेरिडिटी से प्रभावित रहता है। बुद्धि, देखिए जो बुद्धि होती है ये इसमें बहुत हद तक हमारी हेरिडिटी का रोल रहता है, ठीक है, बट पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बच्चे की जो है IQ 120 प्लस है, ठीक है, बट इसको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला, तो क्या बच्चा जो है उस तरीके से चीज़ों को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। तो ये पूर्ण रूप से आनुवंशिक से प्रभावित नहीं होती, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नैतिक विकास, देखिए जो नैतिकता होती है ये जन्मजात नहीं होती। जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद हम अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं, सीखते हैं। हमारे जो है पेरेंट्स हमको बताते हैं कि बड़ों का जो है पैर छूना है, इस तरीके से जो है हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो होती है। जी ये जन्मजात नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। ये तो इसमें हमारी हेरिडिटी का जो है संबंध नहीं होता है। सामाजिक कौशल, देखिए बच्चा समाज से चीज़ों को सीखता है, इसमें इन्वायरमेंट का उसका रोल होता है, ठीक है। बच्चा ऐसा तो है नहीं कि जन्म से ही वो सामाजिक होता है, नहीं, तो ये भी बात गलत है आपकी। जो पूर्ण रूप से आनुवंशिक से प्रभावित होता है, यानी आनुवंशिक गुण होता है, वो क्या होती है, हमारी आंखों का रंग होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं पूछा होता तब बुद्धि आप यहाँ पर ले सकते थे, बट पूर्ण रूप से पूछा हुआ था, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार व नए नियम सिखाते हैं और उनमें इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए जो विद्यालय है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, समाजीकरण के द्वितीय कारक के रूप में कार्य करता है। जैसा कि मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो समाजीकरण होता है ये इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीय कारक, ठीक है। बच्चा जहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है बच्चे की, ठीक है, यानी कि परिवार से क्या करता है बच्चा, सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। परिवार में जन्म लेता है, वहाँ से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। बच्चा अपने माता पिता भाई बहन से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, ठीक है, वहाँ से रहने का कौशल सीखता है, ठीक है। जो भी सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कहाँ से सबसे पहले सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, ठीक है। अब देखिए परिवार के बाद बच्चा जो है स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, वहाँ से चीज़ों को सीखता है, अपने दोस्तों से मिलता है, ठीक है। फिर क्या करता है, मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें सीखती है। तो परिवार के बाद बच्चा जिन चीज़ों से सीखे वो क्या होता है, समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय के बारे में पूछ रखा था कि बच्चा जो विद्यालय में नए व्यवहार नए नियम सीखते हैं, तो विद्यालय क्या है, समाजीकरण की द्वितीय संस्था है, द्वितीय कारक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्राथमिक कारक क्या होगा, परिवार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा आपका, यहाँ पर संरचनात्मकता की यहाँ पर बात नहीं हुई है, विश्लेषण की भी बात नहीं हुई, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है मानव विकास डैश है, मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक अमापनीय फर्स्ट और सेकंड। देखिए जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मात्रात्मक नहीं होता, सिर्फ गुणात्मक नहीं होता, कुछ सीमा तक अमापनीय। देखिए कुछ सीमा तक नहीं, हम विकास को माप ही नहीं सकते, हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, हमारा मस्तिष्क कितना विकसित हुआ, हम इसको थोड़ी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सीमा तक सिर्फ आपको जो है ये सीटेट वाले थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके देते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड होगा। विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों बातें इंक्लूड है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए प्रकृति का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई है, यानी हमारी हेरिडिटी हमारी आनुवंशिकता ये क्या है, हमें नेचुरल रूप से मिली हुई है, ठीक है। पोषण का मतलब क्या हो गया, जहाँ से मतलब जो चीज़ें हमें नेचुरल रूप से मिली हुई है उसका क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में पोषण करते हैं, ठीक है। पोषण का मतलब आपका किससे होता है, संबंध वातावरण से, क्योंकि हेरिडिटी हमें
नेचुरल रूप से मिली, प्राकृतिक रूप से मिली, इसका पोषण कहाँ करते हैं? हम अपने वातावरण में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो प्रकृति का मतलब आपका आनुवंशिकता से हो गया और पोषण का मतलब वातावरण से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। व्यवहार और वातावरण, व्यवहार का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। प्रकृति का संबंध आनुवंशिकता से होता है, वातावरण नहीं होगा। प्रकृति का मतलब हेरिडिटी, जो चीज़ें नेचुरल रूप से मिली हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? अभी मैंने आप लोगों को बताया समाजीकरण के कारक बताए थे, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक, बट यहाँ पर क्या पूछा है? एजेंसी पूछा है। ठीक है, निष्क्रिय एजेंसी। देखिए, एक होती है समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी, जिसमें बच्चा क्या करे? डायरेक्ट इन्वॉल्व, जैसे कि अब जब परिवार में बातचीत करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट आप इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अपने माता पिता से इंटरेक्ट करते हैं, भाई बहन से बातचीत करते हैं। ठीक है, समाज में भी क्या करते हैं? आप डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं। ठीक है, इस तरह मीडिया भी हो गया। ठीक है, इसमें भी आप एक तरीके से इंटरेक्ट ही जो है कहीं ना कहीं वार्तालाप करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? समाजीकरण के सक्रिय कारक होते हैं। अब निष्क्रिय कारक क्या होता है? जिसमें कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो बट कहीं ना कहीं आपका समाजीकरण हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप जब न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो क्या न्यूज़पेपर से आप बातचीत करते हैं? नहीं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर में जो चीज़ें लिखी हैं उसको रीड कर रहे हैं और वहाँ से आपका समाजीकरण हो रहा है। आप जो है कई सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या घटनाएं हुई, यहाँ पर क्या घटनाएं हुई। ठीक है, तो आपका समाजीकरण तो हो रहा है बट आप वहाँ पर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप लाइब्रेरी में किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो राइटर होते हैं आप उनके थॉट को पढ़ते हैं, विचार को पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप उस राइटर से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर बातचीत नहीं कर रहे हैं बट आपका समाजीकरण हो रहा है, आप उनके आइडिया, उनके विचार को पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है। देखिए, स्वास्थ्य क्लब में तो आप इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये तो सक्रिय समाजीकरण होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, इसी तरह परिवार, परिवार में भी क्या होगा? आपका सक्रिय समाजीकरण होगा, परिवार के लोगों से आप बातचीत करेंगे। ठीक है, ईको क्लब में भी क्या होगा? आपका सक्रिय समाजीकरण होगा। बट सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होगा? आपका निष्क्रिय समाजीकरण होगा। इसमें सिर्फ आप किसी राइटर के थॉट को पढ़ेंगे, विचार को पढ़ेंगे, चीज़ों को रीड करेंगे, वहाँ से आपका समाजीकरण होगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमसे निष्क्रिय एजेंसी पूछ रखा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा सक्रिय समाजीकरण और निष्क्रिय समाजीकरण दोनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? देखिए, जो ले वाइगोस्की, मैंने आप लोगों को बताया था, ये तीन चीज़ों की बात करते हैं। SCL की बात करते हैं, यानी समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लैंग्वेज, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बट यहाँ पर पूछा है कि किस लिए उनकी थ्योरी की उपेक्षा यानी कि आलोचना की गई। देखिए, इन्होंने तो समाज के बारे में बताया तो इसलिए तो इनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। संस्कृति को भी इन्होंने महत्व दिया, भाषा को भी इन्होंने महत्व दिया, बट इन्होंने किसको महत्व नहीं दिया? हेरिडिटी को महत्व नहीं दिया, इसलिए जो इनकी थ्योरी है इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जैविक पक्ष को क्या किया? इग्नोर कर दिया, एक तरीके से महत्व नहीं दिया, तो इसलिए इनकी थ्योरी की आलोचना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? बच्चों के विकास के संबंध में लिखित में से कौन से कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो विकास के क्षेत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं? PCS, तीन क्षेत्र होते हैं। एक और आपका होता है इमोशनल, ठीक है, संवेगिक विकास, जो कि आपका सोशियो में ही काउंट होता है, एक ही में काउंट हो जाता है। ठीक है, देखिए, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एक होता है आपका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और सामाजिक विकास, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, और संवेगात्मक विकास। जो विकास के ये चारों क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक पक्ष क्या करेगा दूसरे पक्ष पर भी इफेक्ट डालेगा। अगर आपका जो है फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, यानी शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, तो वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। अगर आपका
संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हो पाया तो ये आपके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा। अगर आपका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो आपका जो संवेगात्मक विकास है इसको भी ये चीज़ प्रभावित करेगी। तो विकास के जो चारों क्षेत्र है ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, इनका एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। बट यहाँ पर दे रखा है संबंध नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी। जो बाल विकास का सिद्धांत है ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, ठीक है, एक मत नहीं है, बहुमत है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जिस समाज में रहता है वो चीज़ें क्या करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, आप उसको किसी जंगल में ले जाकर के छोड़ दिए, जैसे कि मोगली को देख लीजिए, आपने देखा ही होगा जो कार्टून आता है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा, ठीक है। वो जिन चीज़ों को देखेगा वहाँ से उन चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, समाज से ही चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए सभी बच्चों के लिए विकास निरंतर तो चलता है बट निर्बाध नहीं होता है, ठीक है। देखिए हो सकता है कि किसी बच्चे का जो है विकास, जो बच्चा 1 साल में ही चलना सीख जाए और कोई बच्चा 2 साल में चलना सीखे, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा का जो है जो रेट है वो जो है एक तरीके से फिक्स्ड है। नहीं, रेट क्या होती है, अलग अलग होती है बच्चों में। तो ये जो है कहीं ना कहीं गलत दे रखा है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर आपसे फाइन मोटर स्किल पूछ रखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। एक होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ी मसल्स का यूज करके किसी कार्य को करता है, यानी स्थूल गति कौशल, ठीक है। जैसे कि आप जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी जो पैरों की मसल्स होती हैं आप इनका यूज़ करते हैं। जब दौड़ते हैं, जब बैडमिंटन खेलते हैं तो अपनी जो भुजाएं होती हैं, जो आर्म्स होती हैं, उनकी मसल्स का यूज होता है। यानी हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होता है, यानी जिसमें अपनी बड़ी मसल्स का यूज करें वो क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। बट यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल पूछा है, यानी सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, फाइन, ठीक है। फाइन मोटर स्किल के बारे में आपसे पूछा है। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, बिल्कुल ठीक है, आप सभी को पता है। इसमें क्या करते हैं, अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे जो हमारे फिंगर की मसल हो गई, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी जो फिंगर्स होती हैं हम उनका यूज़ करते हैं। हम पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, फिंगर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम अपने आँखों में काजल लगाते हैं तो वहाँ पर भी अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सुई में जब हम धागा पिरोते हैं तो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए वही आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, दोस्तों के साथ दौड़ना। दौड़ने में क्या हो जाएगा, अपनी पैर की जो बड़ी मसल से इनका यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, आपके ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होगा, यानी कि स्थूल गति कौशल का उदाहरण होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि हमें फाइन मोटर स्किल बताना है। सीढ़ियाँ चढ़ना, इसमें भी बड़ी मसल्स का यूज होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक धागे में मोती पिरोना, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या करेंगे, आप अपनी जो है छोटी मसल्स फिंगर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। खरगोश की तरफ फुदकना, इसमें भी क्या होगा, आपकी बड़ी मसल्स यूज होंगी। तो देखिए तीनों जो बातें हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये किसके एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल के, यानी कि स्थूल गति कौशल के। बट हमसे सूक्ष्म गति कौशल पूछा था, फाइन मोटर स्किल, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले हमारी ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होती है या फिर फाइन मोटर स्किल। तो नहीं, जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, जी से एफ की तरफ चलता है, यानी कि पहले हमारी ग्रॉस मोटर डेवलप होंगी, यानी पहले बड़ी मसल्स जो है हमारी विकसित होंगी, उसके बाद में जो हमारी छोटी मसल्स है इन पर हमारा कंट्रोल आएगा, ये विकसित होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी छोटे बच्चों को जो है, अगर आप बॉल लाने को कह दीजिए कोई, तो पूरी अपने हाथों का यूज़ करके पूरा जो बॉल को पकड़ करके लाता है, तो वो क्या करता है, अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। बट जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद में अगर आप उसको बॉल लाने को कहें तो वो अपनी फिंगर्स का यूज करके भी बॉल को ला देता है, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, कैसे चलता है, ग्रॉस टू फाइन चलता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटी चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। देखिए जो जीन प्याजे इन्होंने इसके बारे में बताया था, जो हमारे माइंड में स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है, जैसे कि आप अपने अलमारी में कपड़े को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं कि इसमें आपका शर्ट होगा, इसमें पैंट होगा, इसमें आपकी बाकी की चीज़ें होंगी, ठीक है। उसी तरह हमारा जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जो जानकारी होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं कि इसमें जो है स्कूल का सारी चीज़ें, मतलब ऐसा हमको पता नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या होती है, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है कि इसमें सीटेट के एग्ज़ाम के सारे ये चीज़ें, इसमें ये सारी चीज़ें, तो एक कहीं ना कहीं पैकेज होता है हमारे माइंड में ज्ञान का, ठीक है। जिसके बारे में कौन बताया था, जीन प्याजे ने। और ये किसका जो पैकेज होते हैं इसका इन्होंने क्या नाम दिया, स्कीमा जो इन्होंने नाम दिया, ठीक है। अब देखिए जब हम अपनी स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जस्ट हम कोई चीज़ जब ऐड कर लें, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन, ठीक है। जैसे कि आपको चीज़ें पहले से पता थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें किसी नई जानकारी को ऐड कर लिया, आपको किसी जो है किसी ने बता दिया, तो कुछ चीज़ें आपने ऐड कर ली, तो उसमें आपने क्या किया, अपनी स्कीमा में एक और जानकारी को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपको किसी ने बता दिया कि सीटेट में जो है 90 नंबर चाहिए, तो ये क्या किया आपने, ऐड कर दिया, ठीक है, अपने जो है स्कीमा में चीज़ों को। बट अब फिर किसी ने आपको बता दिया कि नहीं, जो ओबीसी से लोग रहे, जैसे कि जो लोग ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, उनके लिए 82 नंबर ही चाहिए अगर वो अपने स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने जो स्कीमा थी आपने पहले ऐड किया था कि सीटेट में 90 नंबर चाहिए, ठीक है, बट आपको किसी और ने बता दिया कि नहीं, ओबीसी SC ST वालों के लिए 82 पर ही क्वालिफाई माना जाएगा अपने स्टेट में। तो आप अपने ज्ञान में क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, संशोधित करेंगे, ये चीज़ भी ऐड करेंगे, ठीक है, बट बदलाव के साथ में कि ठीक है हमें 90 नंबर लाना है, बट अगर हमारे 82 नंबर आ गए तो भी हम क्वालिफाई हैं अपने स्टेट में, ठीक है। तो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मॉडिफाई किया, चेंज किया, ठीक है, उसमें बदलाव किया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अकोमोडेशन होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पर आपका समावेशन होता है, असिमिलेशन होता है। बट जब अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ बदलाव के साथ में, चेंज के साथ में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समायोजन होता है, ठीक है, अकोमोडेशन होता है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछ रखी है कि सीता जो है साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव, पुराने अनुभव के आधार पर क्या कर रही है, स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव कर रही है। देखिए दे दिया, मॉडिफिकेशन कर रही है, तो क्या होगा, आपका अकोमोडेशन होगा, ठीक है, समायोजन होगा। इंग्लिश में याद करिएगा, ठीक है। हिंदी में नाम जो है चेंज देखने को मिलेंगे, वर्ड चेंज देखने को मिलेंगे, इसमें कभी कभी समावेशन की जगह आपको आत्मसात करण दे देगा, और भी जो है नाम दे देते हैं सीटेट वाले। तो हिंदी इंग्लिश में याद करिएगा, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बदलाव की बात हो तो वहाँ पर आपका अकोमोडेशन होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। संतुलीकरण असंतुलीकरण का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। देखिए यहाँ पर आपको दो हिंट कहीं ना कहीं मिल गई है, ठीक है। अगर आपने जीन प्याजे की स्टेज पढ़ी है, मैंने आप लोग को बताया प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में कई बार बताती हूँ, ठीक है, तो भी ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा दे रखा था, भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। कब होता है, भाषा जो बच्चे का भाषाई विकास है सबसे तीव्र गति से कब होता है, सबसे संवेदनशील पीरियड का होता है उसके लिए, 2 से जो 7 साल का बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, भाषा बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, सबसे संवेदनशील पीरियड होता है। तो सिंपल सा आपको पता होगा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो जीन प्याजे की सेकंड वाला स्टेज है, इसमें भी बच्चा 2 से 7 साल का होता है, तो यही वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए जो जीन प्याजे जिनकी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। पहली स्टेज इनकी क्या है, संवेदी गामक अवस्था, जिसको कि आप इंद्रिय गामक भी कह लीजिए, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। दूसरी क्या है इनकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। और तीसरी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। लास्ट वाली क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा
11 एबव होता है, फिर 11 से 15 भी इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, लाक्षणिक कार्य यानी सिंबॉलिक जो चीज़ें होती है वो कब करने लगता है बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। 2 से 7 साल का बच्चा आप देखिए, आपके घर में होंगे तो आप देखिए उन चीज़ को एब्जॉर्व करिए कि वो क्या करेंगे, सिम्बल्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। आप सिखाते हैं ना उनको ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सिम्बल्स का यूज कर रहे हैं। आप जो है जो बुक होती है उसमें आप एप्पल का उसको सिंबल दिखा रहे हैं, फिर बता रहे हैं ए फॉर एप्पल। तो जो सिंबॉलिक कार्य होते हैं, ठीक है, सांकेतिक जो कार्य होता है बच्चा कब करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। टीचर को क्या करना चाहिए, जो बच्चे का सांस्कृतिक विभिन्नता है, सामाजिक विभिन्नता है, ठीक है, धार्मिक विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि भारत क्या एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, ठीक है, इसमें अनेक समाज के लोग हैं, अनेक जो है संस्कृति है, अनेक भाषा है, अनेक धर्म के लोग हैं। तो क्या ये हमारे लिए रुकावट पैदा करता है, नहीं, हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। हम इनसे बहुत सारे स्किल सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को महत्व देना चाहिए। एक क्लासरूम में भी इसी तरह जो विविधता है, ठीक है, जो डिफरेंसेस है, इनको क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। इनको एक एसिड संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों को एक समरूप समूह गठित करते हैं। देखिए, एक समरूप समूह गठित नहीं करते, बच्चे की जो स्किल होती है, जो थिंकिंग होती है, उसको बेहतर करते हैं, समूह में बांटते नहीं हैं इनको। तो ए तो सही है, बट आर क्या है आपका गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए और आर जो है दोनों सही नहीं है यहाँ पर, तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें पढ़ाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, बच्चा समझ पाएगा चीज़ों को, तो ये तो करना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वित करना। बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, यानी एज पर नीड एजुकेशन देना, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, ये आपकी समावेशी शिक्षा भी कहती है। तो ए और बी तो आपका यहाँ पर सही होगा। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी सीखने के बजाय हम क्या करें, उसके अंक पर फोकस करें। देखिए, जब बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा तो अंक तो अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम पर जो है को बढ़ावा देना चाहिए, यानी बच्चे के सीखने पर जो है जोर देना चाहिए, न कि उसके अंक उत्पादन पर। तो ये आपका यहाँ पर गलत है। अब सी नहीं होगा आपका, तो इसमें भी देखिए सी दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट में सी दे रखा है और सेकंड में सी दे रखा है, यानी फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पर हटेगा। अब देखिए, इसमें ए बी दे रखा है, इसमें भी ए बी और डी दे रखा है, तो डी को चेक करते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन बताया कि विविधता को इग्नोर नहीं करना है, इसकी अनदेखी नहीं करना है, इसको एक संसाधन एसिड के रूप में यूज़ करना है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ए और बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो प्लीज़ जो है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई क्यूरीज रह गई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप लोग उन नोट्स को रीड करिए, जो भी अभ्यर्थी नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।